हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसी में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी रफाल से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। अब सवाल उठता है, क्या भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन की कमी है, संसाधनों की सीमाएं हैं और देश में आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हो रही है? तो फिर भारत राफेल जैसे विदेशी लड़ाकू विमान को क्यों चुन रहा है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय है या इसके पीछे सामरिक, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म सुरक्षा से जुड़े ठोस कारण हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डीएसी क्या है, रफाल की जरूरत क्यों है और भारत ने अन्य विकल्पों के बजाय इसी विमान को प्राथमिकता क्यों दी। आप सोच रहे होंगे मिग, सू-30, तेजस और इवन यूएस के F-16 या FA-18 इतने ऑप्शंस के बीच भारत ने रफाल को क्यों प्रेफर किया, और वो फिर से, जबकि इतना कुछ कंट्रोवर्सी पहले ही रफाल को लेकर हो गया है। क्या भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन की संख्या कम है, तो क्या स्थिति सच में गंभीर है? चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हवाई ताकत के सामने क्या भारत को तत्काल आधुनिक फाइटर की जरूरत है? जब हमारे पास सू-30 MKI, मिग-29, मिराज 2000 और तेजस जैसे विमान हैं, तो फिर नया विमान क्यों? क्या मौजूदा विमान आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है? स्वदेशी प्रयासों के बावजूद भारत अभी तक पूरी तरह आधुनिक फाइटर जेट क्यों नहीं बना पाया? दूसरे विकल्प कौन-कौन से थे और उन्हें क्यों नहीं चुना गया? क्या रफाल सिर्फ एक खरीद है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच छिपी है? तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रफाल भारत के लिए परफेक्ट क्यों है। हाल ही में डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 114 रफाल फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट अप्रूव की है। ये डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा और इंडिया के स्ट्रेटेजिक एयर पावर को स्ट्रांग बनाएगा। डीएसी भारत की सर्वोच्च रक्षा खरीद निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। जब भी सेना को कोई बड़ा हथियार, फाइटर जेट या आधुनिक प्रणाली खरीदनी होती है, तो सबसे पहले डीएसी उसकी आवश्यकता को मंजूरी देता है, जिसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है, यानी AON। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत को अभी नए फाइटर जेट्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मौजूदा विमान आधुनिक युद्ध की तकनीकी चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या ये खरीद केवल संख्या बढ़ाने के लिए है या तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये कदम तात्कालिक सुरक्षा जरूरत है या लॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस है? सबसे पहला कारण, स्क्वाड्रन शॉर्टेज। वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 30 से 32 ही ऑपरेशनल हैं। इससे हमारी रेडीनेस कम हो रही है। जब हम कहते हैं कि भारतीय वायुसेना की स्वीकृत क्षमता 42 स्क्वाड्रन है, तो इसका मतलब क्या है? एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं, साथ में पायलट और पूरा तकनीकी स्टाफ। यानी 42 स्क्वाड्रन का मतलब है इतनी हवाई ताकत जो 2 मोर्चों पर संभावित युद्ध की स्थिति में देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। लेकिन वर्तमान में वायुसेना के पास लगभग 30 से 32 स्क्वाड्रन ही हैं, यानी लगभग 10 से 12 स्क्वाड्रन की कमी। यही कमी आधुनिक फाइटर जेट की तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाती है। अगर रफेल को छोड़ दें, तो भारतीय वायुसेना की ताकत किन विमानों पर निर्भर करती है, ये यहाँ जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करें Su-30 MKI की, जिसे रूस की कंपनी द्वारा भारत के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया और 2002 से वायुसेना में शामिल किया गया। आज ये सबसे अधिक संख्या में मौजूद है और वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है स्वदेशी तेजस, जिसे भारत ने खुद विकसित किया और 2016 में पहली बार शामिल किया गया। इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है और भविष्य में ये पुराने विमानों की जगह लेगा। मिराज 2000 फ्रांस द्वारा विकसित विमान है, जिसे 1980 के दशक में शामिल किया गया था और आज भी अपग्रेड होकर सेवा में है। मिग-29 रूस द्वारा विकसित किया गया, जिसे 1980 के दशक के अंत में शामिल किया गया और अब इसका उन्नत संस्करण सेवा में है। वहीं जैगुआर, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर विकसित किया था और 1970 के दशक के अंत में भारत ने शामिल किया, अब धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं और भविष्य में चरणबद्ध तरीके से हटाए जा सकते हैं। यानी भारत की वर्तमान हवाई ताकत रूस, फ्रांस और स्वदेशी प्रयासों का मिश्रण है। जहां Su-30 MKI सबसे बड़ी संख्या में है, तेजस भविष्य का प्रतीक है और कुछ पुराने प्लेटफॉर्म अब अपनी सेवा के अंतिम चरण में हैं। इसके बाद दूसरा कारण, लेगेसी रिटायरमेंट।
पुराने विमान जैसे मिग-21 रिटायर हो रहे हैं और इनके बिना कॉम्बैट स्ट्रेंथ घट रही है। जल्दी रिप्लेसमेंट्स आना जरूरी है। तेजस भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया लड़ाकू विमान है। इसकी शुरुआत 1983 में LCA कार्यक्रम के तहत हुई। पहली उड़ान 2001 में हुई और 2016 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे मुख्य रूप से मिग-21 की जगह लेने के लिए बनाया गया। इसे भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने डिज़ाइन किया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। हालांकि ये भारतीय डिज़ाइन है, लेकिन इसका इंजन अमेरिका का है और कुछ अन्य सिस्टम भी विदेशी सहयोग से जुड़े हैं। फिर भी तेजस भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। भारत ने पिछले 4 दशकों में अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इस बात का प्रमाण है कि भारत अब एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट की क्षमता रखता है। लेकिन ये यात्रा बिल्कुल आसान नहीं रही। सबसे बड़ी चुनौती रही है इंजन टेक्नोलॉजी। 1986 में शुरू हुआ कावेरी इंजन प्रोजेक्ट आज तक पूरी तरह ऑपरेशनल फाइटर इंजन नहीं बन पाया। फाइटर जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग समस्याओं में से एक है। इसमें अत्यधिक तापमान, उन्नत मटीरियल साइंस और अत्यंत सटीक निर्माण क्षमता की आवश्यकता होती है। दूसरी बड़ी चुनौती है एडवांस्ड एवियोनिक्स और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार सिस्टम्स। आधुनिक हवाई युद्ध अब सिर्फ गति का खेल नहीं है, बल्कि सेंसर्स, डेटा फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी है। भारत ने उत्तम AESA रेडार विकसित किया है, लेकिन ये अभी भी फुली डेवलप्ड और मैच्योर हो रहा है। तीसरी चुनौती है स्टेल्थ मटेरियल्स और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। मैच्योर्ड रेडार सिस्टम, कॉम्पोजिट संरचना और माइक्रोन मतलब सूक्ष्म स्तर की सटीकता, इन सब के लिए लंबा समय, भारी निवेश और मजबूत औद्योगिक आधार की जरूरत होती है। इसलिए लगभग 30 से 35 वर्षों में भारत ने एयरफ्रेम डिजाइन की क्षमता तो हासिल कर ली है, लेकिन इंजन और पूर्ण तकनीकी आत्मनिर्भरता अभी भी विकास के चरण में है। इसी वजह से इंडिजिनस प्रयासों के साथ साथ कुछ फॉरेन प्लेटफॉर्म्स भी शॉर्ट टर्म के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाए जाते हैं। तीसरी चुनौती, टू फ्रंट थ्रेट। भारत को 2 मोर्चों की चुनौती का सामना करना पड़ता है, उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान। चीन में एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जैसे J-20 इंडक्ट कर लिए हैं, जिससे रीजनल एयर पावर का प्रेशर बढ़ गया है। अगर हम J-20 और रफाल की समग्र तुलना करें तो सबसे पहले जनरेशन का अंतर दिखता है। J-20 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है, जबकि रफाल 4.5 पीढ़ी का है। J-20 की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टेल्थ डिज़ाइन है, जिससे वो रडार पर देर से दिखाई देता है। वहीं रफाल पूरी तरह स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसकी मल्टी रोल क्षमता, एडवांस्ड मीटियोर मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे बेहद प्रभावी बनाते हैं। J-20 मुख्य रूप से एयर सुपीरियॉरिटी पर केंद्रित है, जबकि रफाल एक सच्चा ओमनी रोल विमान है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और सामरिक परमाणु भूमिका भी निभा सकता है। यानी एक तरफ स्टेल्थ की बढ़त है तो दूसरी तरफ प्रूवन कैपेबिलिटी और मल्टी रोल। चौथा अंतर, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी। मॉडर्न वॉरफेयर में AESA रडार, एडवांस्ड एवियोनिक्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स चाहिए। हमारे करंट प्लेटफॉर्म्स सभी इसमें स्केल पर सक्षम नहीं हैं। इंडिजिनस फाइटर्स का डिले। अगली पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर्स जैसे AMCA तैयार होने में सालों लगेंगे। इसलिए इमीडिएट कॉम्बैट रेडीनेस के लिए इंपोर्टेड जेट्स जरूरी हैं। छठा कारण, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। मॉडर्न फाइटर फ्लीट सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि क्रेडिबल डेटरेंस और रीजनल बार्गेनिंग पावर बनाए रखने के लिए भी अहम है। अब सवाल ये है कि रफाल ही क्यों? दूसरे कंट्रीज USA और रशिया और इसके बीच फर्क क्या था? फ्रांस का रफाल इंडिया को हाई ऑपरेशनल फ्रीडम देता है, मतलब भारत अपने एयरक्राफ्ट को कस्टमाइज कर सकता है, अपने वेपन्स इंटीग्रेट कर सकता है और ज्यादा राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। USA के एयरक्राफ्ट जैसे F-16 या F-18 टेक्नोलॉजिकली एडवांस जरूर हैं, लेकिन उनके साथ आता है स्ट्रिक्ट एंड यूज मॉनिटरिंग, लिमिटेड सोर्स कोड एक्सेस और ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस। सोर्स कोड क्या होता है? सरल शब्दों में समझें तो सोर्स कोड किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान का दिमाग होता है। ये वही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग निर्देश होते हैं जो तय करते हैं कि रडार कैसे काम करेगा, मिसाइल कब और कैसे दागी जाएगी, सेंसर डेटा कैसे जुड़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया देगा। आज के फाइटर जेट असल में उड़ने वाले कंप्यूटर हैं, जिनके अंदर लाखों लाइनों का सॉफ्टवेयर चलता है।
अगर किसी देश को सोर्स कोड की पूरी पहुंच नहीं मिलती तो वो अपने हिसाब से विमान में बदलाव नहीं कर सकता, ना ही अपने स्वदेशी हथियार आसानी से जोड़ सकता है। इसका मतलब है कि उसे हर छोटे बड़े बदलाव के लिए सप्लायर देश पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए सोर्स कोड सिर्फ तकनीक नहीं है, ये रणनीतिक स्वतंत्रता और रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यानी अल्टीमेट कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में नहीं होता। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया ट्रेडिशनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में फ्लेक्सिबल रहा है और भारत पहले से Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट लाइसेंस प्रोड्यूस करता है। लेकिन मेंटेनेंस इश्यूज, डीलेज और रिलायबिलिटी कंसर्न्स भी सामने आए हैं। अब अगर हम रिलायबिलिटी यानी भरोसे और मेंटेनेंस की बात करें तो यहां भी फर्क साफ दिखाई देता है। फ्रांस का रफाल कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। इसने कई इंटरनेशनल ऑपरेशंस में लगातार परफॉर्मेंस दी है और इसकी सर्विसेबिलिटी रेट काफ़ी हाई मानी जाती है। मतलब एयरक्राफ्ट ज़्यादा समय तक ऑपरेशनल रहता है, कम डाउन टाइम के साथ। वहीं रशिया के एयरक्राफ्ट जैसे Su-30 इकोसिस्टम भारत में पहले से मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ स्पेयर पार्ट्स डिले, मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी और लोअर अवेलेबिलिटी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। कई बार एयरक्राफ्ट की सर्विसेबिलिटी रेट उम्मीद से कम रही है, जिससे ऑपरेशनल रेडीनेस प्रभावित होती है। इसके साथ डाइवर्सिफिकेशन का भी स्ट्रेटेजिक रणनीति में ध्यान रखा जाता है। इसलिए रफाल एक बैलेंस्ड ऑप्शन बना, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी मिले और रणनीतिक स्वतंत्रता भी बनी रहे। यही असली अंतर था, सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का चुनाव।